हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के या किसी और भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, एक बीएससी की कैटेगरी में एडिशनल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के पास, जिसका नाम है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट दी गई है। सिलेबस में आपकी 4 यूनिट दी है, बुक के अंदर आपको 3 ही यूनिट दी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। ना ही इसकी बुक की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाई गई है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में बुक अवेलेबल है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम इसकी चारों यूनिटों को, यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, चारों को काफी डिटेल में कवर कर लेंगे। सबके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलने वाला हूँ। इसकी हिंदी मीडियम की वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी है, अगर आपने को वो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। ये वीडियो आएगी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। तो देखिए, सबसे पहले आएगी हमारे पास यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होता क्या है, उसकी सारी बेसिक चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला है मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर ओन फीलिंग एंड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर एंड रिएक्ट टू देम इन अ सूटेबल वे। मतलब ये एक एबिलिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा हम दूसरी की फीलिंग को भी समझकर उनके लिए जिस तरीके से हमें रिएक्ट करना होता है उनके अगेंस्ट, उस तरीके से उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो चीज कहलाती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसे, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग, एम्पैथी फॉर फीलिंग ऑफ अदर एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन इन अ वे दैट एनहांस लिविंग। मतलब अपनी फीलिंग को समझना, दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करना, उसके अलावा जो हमारे इमोशंस है उनको रेगुलेट करना और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ये चीज कहलाती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हो गया आपका इसका मीनिंग। अब इमोशनल इंटेलिजेंस इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी एक तरीके से जरूरत क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इट फैसिलिटेट रेजिलियंस, मोटिवेशन, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड आवर एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, एम्पैथी इंक्रीज होती है हमारी। इसके अलावा हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा बाकी हमें सोशल, जो हमारी सामाजिक स्थिति होती है, मतलब सोशल सिचुएशंस होती हैं, उसको हमें कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसमें कैसे एक तरीके से रिएक्ट करना है, उन सारी चीजों में ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट अफर्ट्स वन द अपॉर्चुनिटी टू लीव अ मोर फुलफिल्ड एंड हैप्पी लाइफ। ये किसी की भी लाइफ को फुलफिल, मतलब एक अच्छे तरीके से जीने में हेल्प करता है, हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक एंड वर्क रिलेटेड सक्सेस एज वेल एज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये क्या करता है स्टूडेंट्स की एकेडमिक लाइफ में और जो एडल्ट्स होते हैं उनकी वर्किंग लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू फॉर्म सोशल रिलेशनशिप, और सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करने में ये हेल्प करता है। फिर आता है आपका मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहला मॉडल है हमारा एबिलिटी मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, दिस मॉडल वाज गिवन बाय सेवलो एंड मेयर। 1997 के अंदर सेवलो एंड मेयर ने ये मॉडल दिया था, द एबिलिटी टू परसीव एक्यूरेटली द अप्रेजल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। ये क्या होता है एबिलिटी मॉडल के अंदर, कि हम किसी के इमोशन को समझकर उसको कैसे समझ पाते हैं, मतलब जब कोई इमोशन हमें एक्सप्रेस करता है तो हम उसके इमोशंस को कैसे समझते हैं और उनके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो एबिलिटी होती है, वो कहलाती है आपकी एबिलिटी मॉडल के अंदर। द एबिलिटी टू एक्सेस एंड टू जनरेट फीलिंग सो एज टू असिस्ट थॉट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशन सो एज टू प्रमोट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इसके अलावा एबिलिटी मॉडल में क्या क्या आता है, जनरेट फीलिंग एज टू असिस्ट थॉट, मतलब किसी पर्सन के क्या थॉट है उन्हें सपोर्ट करने में हेल्प करता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज, इमोशनल नॉलेज बढ़ाता है, इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। उसके अलावा इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है किसी भी इंडिविजुअल की। अब इस एबिलिटी मॉडल के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला आएगा परसीविंग इमोशन। तो इट इंक्लूड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश वंस इमोशन विद वन सेल्फ एंड अदर।
इसके अंदर क्या होता है, परसीविंग इमोशन में हम अपने इमोशंस को दूसरे के इमोशंस के साथ कंपेयर कर पाते हैं और उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग थॉट्स विद इमोशन। तो यूज इमोशन टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव एक्टिविटीज लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, ये हमें कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जैसे अगर कोई रीजनिंग प्रॉब्लम है, कोई डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इमोशन। तो इट इंक्लूड द एबिलिटी टू लेबल इमोशन विद एक्यूरेट लैंग्वेज एज वेल एज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इमोशन लेवल एंड इमोशनल इन देमसेल्फ। और क्या करता है, ये हमें इमोशंस को अच्छे से समझने में हेल्प करता है, सही लैंग्वेज में हम इमोशंस को इंटरप्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग इमोशन। तो इट इंक्लूड द एबिलिटी टू एक्सेप्ट ओन फीलिंग एंड मॉड्यूलेट देम इन मैनर सो एज टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। और ये क्या करता है, हमें अपनी फीलिंग को समझने के बाद, उन्हें अंडरस्टैंड करने के बाद किस तरीके से उनको ग्रो करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, उस चीज में भी ये हेल्प करता है। सेकंड मॉडल है आपका मिक्स्ड मॉडल। तो दिस मॉडल वाज फॉर्मुलेटेड बाय गोलेमैन इन 1988। 1988 के अंदर गोलेमैन ने ये मॉडल दिया था एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। इसको हम सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू गोलेमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी सच एज बीइंग एबल टू मोटिवेट वनसेल्फ एंड परसिस्ट इन फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। गोलेमैन के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आता है कि ये एबिलिटी होती है जिससे कोई पर्सन अपने आप को मोटिवेट करता है और फ्रस्ट्रेशन को फेस करने में उसको हेल्प होती है। To control impulse and delay gratification, to regulate one's mood and keep distance from swamping the ability to think, empathize and to hope। और क्या करता है, ये हमें किसी भी तरीके की डिले और इम्पल्स होने से बचाता है, मतलब कंट्रोल करता है। उसके अलावा किसी के भी मूड को रेगुलेट करता है, उसे डिस्ट्रेस नहीं होने देता है, उन चीज़ों से दूर रखता है और उसके अलावा उसके सोचने समझने की एक तरीके से शक्ति को बढ़ा देता है। He defined emotional intelligence in terms of self-awareness, self-confidence, self-control, commitment and integrity and the person's ability to communicate, influence, initiate change and accept change। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा है गोलेमैन ने, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया है कि ये सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कंट्रोल है। इसके अलावा कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी है और एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, चेंजेस को अडेप्ट कैसे करता है और उनको इनिशिएट कैसे करता है। ये सारी चीजों से इमोशनल इंटेलिजेंस बना है इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने भी 4 क्वाड्रेंट बताए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। देखिए पहला आएगा आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, दिस इंक्लूड 3 कॉम्पिटेंसी, इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं, इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इमोशनल अवेयरनेस इज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस इमोशन एंड देयर इफेक्ट। इमोशनल अवेयरनेस क्या होती है कि कोई पर्सन किसी के इमोशंस को कैसे समझ पाता है और उनका उस पर क्या इफेक्ट होता है, वो चीज कहलाती है इमोशनल अवेयरनेस। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट रेफर्स टू द स्किल ऑफ नोइंग वंस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जब हम किसी पर्सन की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ पाएं तो वो कहलाती है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। उसके अलावा द कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिकेट अ पर्सन कैपेबिलिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कोई पर्सन खुद कितना कैपेबल है, उसकी कितनी कैपेबिलिटीज है, वो चीज कहलाती है हमारी सेल्फ वर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट क्वाड्रेंट जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। तो दिस इंक्लूड 6 कॉम्पिटेंसी, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्दीनेस, एडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट, ड्राइव, इनिशिएटिव एंड कॉन्शियसनेस। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर हमारी ये 6 चीजें आती हैं। थर्ड है सोशल अवेयरनेस। तो दिस क्वाड्रेंट रेफर्स टू द वे पीपल हैंडल रिलेशनशिप एंड आर अवेयर ऑफ अदर्स नीड्स, फीलिंग्स एंड कंसर्न। सोशल अवेयरनेस क्या होती है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और किसी दूसरे पर्सन की क्या जरूरतें हैं, उसकी क्या फीलिंग है और उसके क्या क्या कंसर्न है, इन सारी चीजों को समझते हैं। इट इंक्लूड द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्पैथी, सर्विस ओरिएंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। इसके अंदर हमारी कॉम्पिटेंसी आती है किस किस चीज से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दिस टॉक अबाउट द स्किल और एडेप्टनेस एट मैनेजिंग सोशल रिलेशनशिप। ये वो स्किल होती है जिसके थ्रू हम अपनी सोशल रिलेशनशिप को मैनेज करके रखते हैं। द कॉम्पिटेंसी इंक्लूड इन दिस डायमेंशन आर इन्फ्लुएंसिंग एंड डेवलपिंग other clarity of communication, conflict management, leadership skill, being a change catalyst, building relationship, teamwork and collaboration। इसकी मदद से हम क्या क्या चीजें कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, दूसरे लोगों को डेवलप कर पाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है। उसके अलावा कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, उसे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लीडरशिप स्किल इंक्रीज होती है इससे। इसके अलावा चेंज कैटलिस्ट बनते हैं, मतलब एक तरीके से चेंज को इनिशिएट करने वाले बनते हैं।
बिल्डिंग रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है, और टीम वर्क और कोलैबोरेशंस में भी हेल्प करता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसके चारों कोऑर्डिनेट हो गए आपके। नेक्स्ट मॉडल है हमारा जो ट्रेट मॉडल है, तो दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस गिवन बाय पेट्रिड एंड फरमैन एंड इज प्राइमली रिलेटेड टू इंडिविजुअल परसेप्शन रिलेटेड टू ओन ट्रेट्स एंड इमोशनल एबिलिटीज। ट्रेट मॉडल क्या कहता है, ये एक नया मॉडल है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का है। किसने दिया था, पेट्राइड्स एंड फर्नहैम ने दिया था सन 2000 में। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बताया है कि ये एक इंडिविजुअल की परसेप्शन है उसके खुद के ट्रेट और उसकी इमोशनल एबिलिटी की, मतलब किसी के अंदर किस तरीके के इमोशनल ट्रेट्स हैं और क्या इमोशनल एबिलिटीज हैं, वो चीज हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। It focuses on self-perception of an individual with regard to their emotional ability and belief that they can achieve the desired outcome in emotional area ना। इसके अंदर ये किस चीज पर फोकस करता है, ये किसी पर्सन की खुद की परसेप्शन पर फोकस करता है कि वो पर्सन में कितनी एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को कितने अच्छे से समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो उसका आउटकम है उसको अचीव कर पाता है। इसमें भी 4 फैक्टर बताएँगे इमोशनल, मतलब स्ट्रेट मॉडल में इमोशनल इंटेलिजेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, वेल बीइंग, सोशलिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनैलिटी। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है सेल्फ अवेयरनेस को। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इट कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, मतलब जब हम सेल्फ रियलाइजेशन भी इसे कहते हैं, मतलब हम अपने आप को ही अच्छे से समझ पाए, वो कहलाती है सेल्फ अवेयरनेस। ये इसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इट इज द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन मूड, इमोशन एंड ड्राइव्स एज वेल एज देयर इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एंड अदर। ये क्या है, एक तरीके से ये कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू कोई पर्सन अपने मूड को, अपने इमोशंस को समझ पाता है, उन्हें ड्राइव कर पाता है और उसका इम्पैक्ट खुद के ऊपर और दूसरे के ऊपर क्या होगा इस चीज को भी समझ पाए। इट ऑल्सो रेफर्स टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ स्टीम। दिस competency also includes self assessment and self confidence। इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। सेल्फ असेसमेंट कंप्राइज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। सेल्फ अवेयरनेस बताई दिया, असेसमेंट क्या होता है आपको, और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, वही लिखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एबिलिटी टू कीप वन सेल्फ ग्राउंडेड, सिक्योर एंड सेल्फ अश्योर्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये एक एबिलिटी है जिसके अंदर कोई अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखता है, सिक्योर रखता है और सेल्फ अश्योर्ड रखता है हर सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, जो इसका ब्लॉक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू हैंडल एंड टेक चार्ज ऑफ इमोशन एंड नेट नॉट अलाउ इमोशन टू टेक कंट्रोल। ये एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर कोई पर्सन अपने इमोशंस को मैनेज करता है, ना कि उसके इमोशन उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द फेस ऑफ प्रोवोक्शन। ये क्या करता है, प्रोवोक्शन के फॉर्म में एक तरीके से हमें इक्विलिब्रियम बना के रखता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल, मेंटेन और रेगुलेट करके। इट ऑल्सो मीन्स बीइंग एबल टू मेंटेन कमिटमेंट एंड ऑप्टिमिज्म अंडर ऑल सर्कमस्टांस। और हर सर्कमस्टांस के अंदर कमिट रहना भी एक तरीके से ये सेल्फ मैनेजमेंट ही कहलाता है। तो अ पर्सन विथ स्किल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो एबल टू स्टे मोटिवेटेड इवन इन एडवर्सली एंड रिमेन होपफुल एंड एंथुसियास्टिक अबाउट फाइनल आउटकम। जिस पर्सन के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होगी वो पर्सन हमेशा मोटिवेटेड रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे एडवर्स सिचुएशन ही कोई ना क्यों ना हो, वो हमेशा फाइनल आउटकम की होप में रहता है कि हाँ ये अब भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक है सोशल अवेयरनेस का। तो दिस कॉम्पिटेंसी इंक्लूड स्किल फॉर लाइक बीइंग able to recognize emotion in other by understanding both verbal and non-verbal content of communication। सोशल अवेयरनेस क्या होती है, ये एक कैपेबिलिटी है जिसके अंदर क्या आता है, कोई भी पर्सन जब दूसरे पर्सन के क्या इमोशंस हैं उन्हें समझ पाए, उन्हें इंटरप्रेट कर पाए, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, तो उस चीज को सोशल अवेयरनेस कहा जाता है। दिस एबिलिटी इज important because only through understanding the reaction and feeling of other good interpersonal relationship can be stabilized। ये जो एबिलिटी है ये सभी में होनी जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम किसी और के फीलिंग्स को समझ पाते हैं, उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर पाते हैं और एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं। दिस स्किल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड पावर डायनेमिक इन वर्क सिचुएशन एंड रिलेशनशिप बिसाइड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिज्यूमिंग सिचुएशन ऑफ लाइकली कन्फ्लिक्ट। ये स्किल किस चीज में हेल्प करती है, हमें काम और ज्यादा अच्छे तरीके से करने में हेल्प करती है। उसमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह हो तो उसमें एक रिलेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है ये सोशल अवेयरनेस की स्किल। ठीक है,
नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी कंसेप्चुलाइज्ड एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। द competency that would be subsumed under the skill are ability to coordinate between several people, recognize efforts of other, empathize, negotiate solution to complex interpersonal issue and form positive relationship with other। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक एबिलिटी है जिसके अंदर हम काफी सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, उनके एफर्ट्स को समझते हैं और उनकी सारे इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंटरपर्सनल इशू होता है, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस पर बातचीत कर कर उसे सॉल्व करते हैं और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं दूसरों के साथ। तो वो चीज कहलाती है हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, परसुएड एंड लीड अदर थ्रू ऑनेस्ट एथिकल बिहेवियर विदाउट एलियनेटिंग देम। ये क्या है, ये एक तरीके से एबिलिटी है जिसके अंदर हम दूसरे पर्सन से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, परसुएड कर पाते हैं, उन्हें लीड कर पाते हैं, किसके थ्रू, ऑनेस्ट और एथिकल बिहेवियर के थ्रू, मतलब ईमानदार रहकर और एक अच्छा नेचर का रहकर उनको लीड करना, वो चीज कहलाता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पर्सनल कंपिटेंसी। तो सबसे पहले कंपिटेंसी क्या होती है? इट रेफर्स टू द स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड बिहेवियर दैट इंडिविजुअल possesses डेमोन्स्ट्रेट इन ऑर्डर टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन पर्टिकुलर रोल और फील्ड। कंपिटेंसी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो सारी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी और बिहेवियर जो कि वो उसे कोई एक रोल प्ले करने या किसी फील्ड में वर्क करने में हेल्प करती हैं, वो चीज कहलाती है उस इंडिविजुअल की कंपिटेंसीज। पर्सनल कंपिटेंसी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू इवॉल्व फ्रॉम एक्यूमुलेटेड नॉलेज दैट कैन फैसिलिटेट लर्निंग एंड गोल अचीवमेंट। पर्सनल कंपिटेंसी refers to an individual ability to effectively manage themselves and their interaction with other। पर्सनल कंपिटेंसी किसी भी इंडिविजुअल की वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो इंडिविजुअल अपने आप को मैनेज करता है और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाता है। इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ स्किल एंड क्वालिटीज दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस एंड वेलबींग। इसके अंदर कई सारी स्किल्स आती हैं, कई सारी क्वालिटीज आती हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की ग्रोथ होती है, वो सक्सेस होता है और एक अच्छा जीवन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंपिटेंसी इंक्लूड। अब इस पर्सनल कंपिटेंसी के 5 कंपोनेंट है जिनके बारे में पढ़ना है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। दिस इन्वॉल्व हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट, इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू एंड बिलीफ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो पर्सन अपने थॉट्स को, इमोशन को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, वैल्यूज को और बिलीफ्स को, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए, वो चीज कहलाती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? तो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। सेल्फ मैनेजमेंट वो एबिलिटी होती है जिसको थ्रू कोई पर्सन अपने थॉट्स को, इमोशन को और बिहेवियर को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। इट इंक्लूड स्किल्स सच एज सेल्फ कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। इसके अंदर कौन कौन सी स्किल आती हैं? सेल्फ कंट्रोल की स्किल, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना और गोल्स को सेट करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है सेल्फ मोटिवेशन। तो दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्टे ड्राइवन एंड कमिटेड टू वंस गोल इवन इन सिचुएशन ऑफ सेटबैक। मतलब किसी पर्सन की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो पर्सन किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकता है, मोटिवेटेड रह सकता है, वो चीज कहलाती है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल ड्राइव एंड आर एबल टू रिमेन पॉजिटिव इन डिफिकल्ट टाइम। ये जिस पर्सन के पास सेल्फ मोटिवेशन की स्किल होती है, वो पर्सन डिफिकल्ट टाइम में भी पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस। तो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व बीइंग अट्यून्ड टू द इमोशन, नीड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? ये वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू कोई पर्सन दूसरे पर्सन के इमोशन को, उसकी नीड्स को, उसके पर्सपेक्टिव को समझ पाता है। सोशली अवेयर इंडिविजुअल शो सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ सोशल सिचुएशन एंड नेविगेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिवली। सोशल अवेयर इंडिविजुअल कैसा होता है? वो दूसरे लोगों की सिचुएशन को समझता है, उनके साथ अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दिस रेफर्स टू द प्रोपेंसिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद अदर। ये क्या है? ये एक तरीका है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल दूसरे लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाता है, पॉजिटिव प्रोडक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट कर पाता है। दिस इंक्लूड स्किल्स सच एज कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। इसके अंदर कौन कौन सी स्किल आती हैं? अच्छा कम्युनिकेशन करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, टीम वर्क और कोलैबोरेशन, ये सारी इसकी स्किल्स होती हैं।
नेक्स्ट है आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन, थॉट एंड वैल्यू एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर अक्रॉस कंटेक्स्ट। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपने आप मतलब खुद के थॉट्स को, इमोशन को, वैल्यूज को, इन सारी चीजों को समझ पाता है और उसके थ्रू दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाता है। Individual who possess high self-awareness portrait balanced approach toward life overly they are realistic and non-critical। जिन लोगों के पास हाई सेल्फ अवेयरनेस की स्किल होती है वो लोग कैसे होते हैं? रियलिस्टिक होते हैं और नॉन क्रिटिकल होते हैं। इंस्टीड ऑफ सच इंडिविजुअल टेंड्स टू वेरी क्लियर अबाउट अदर्स एज वेल एज देमसेल्फ। ये जो लोग होते हैं ये अपने बारे में और दूसरों के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मतलब जो ये सेल्फ अवेयरनेस होता है ये किस किस टाइप का होता है? तो पहला आता है हमारा इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन। वो कैपेबिलिटी जिसके थ्रू कोई पर्सन अपने खुद के इमोशंस को समझता है वो कहलाता है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। एज वेल एज इन्फ्लुएंस इट्स ऑन योर इट हैज ऑन योर थॉट, बिहेवियर एंड ओवरऑल वेलबींग। और इससे वो क्या करता है? अपने थॉट्स को भी और दूसरे पर्सन के थॉट्स और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। It involves being in tune with your feeling, able to identify and label them accurately, being aware of how they influence your action and interaction with other। इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं? अपनी फीलिंग्स को समझना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना, अच्छे से लेबल करना उन्हें। उसके अलावा आपकी जो आप उनसे कैसे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे वो सारी चीजों के बारे में अवेयर होना, ये कहलाता है आपका इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये भी सेल्फ अवेयरनेस का एक कंपोनेंट है। इट इन्वॉल्व टेकिंग द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वैल्यू। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कि आपने अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू, इन सारी चीजों को समझने में कितना टाइम ले लिया, कितना टाइम लिया उन्हें असेस करने में, वो चीज कहलाती है आपकी सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर एंड हाउ दे इम्पैक्ट योर सेल्फ एंड अदर। ये क्या होती है? एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें समझते हैं, अपने थॉट्स को, बिहेवियर को, और वो आपके ऊपर और दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। जब आप इन सारी चीजों को समझते हैं तो वो कहलाती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस एबिलिटी। देयर आर वेरियस मेथड एंड टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि जनरलाइजिंग, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, पर्सनैलिटी असेसमेंट, फीडबैक फ्रॉम अदर एंड गोल सेटिंग। ये सारे आपके क्या हैं? मेथड या टूल हैं जिनके थ्रू आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंडीड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। ये पर्सनल कॉम्पिटेंसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट रेफर्स टू हैविंग बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज, स्किल्स एंड वर्थ। इसमें क्या होता है? कोई पर्सन अपनी एबिलिटीज में, अपनी स्किल्स में और अपने आप में बिल्कुल उसको भरोसा होता है, बिलीफ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उस चीज को कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस का आ गया, ये नहीं करना आपको, ये बस यहीं तक है। ये सेल्फ अवेयरनेस का आ गया, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस का यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। ये पर्सनल कॉम्पिटेंसी का अनदर एलिमेंट है। इससे पहले कौन सा था जो आपने अभी पढ़ा है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में? ये है सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर इंपल्सिव ड्राइव्स एंड एक्शन। किसी पर्सन के एक्शंस को, उसकी इंपल्सिव को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, वो कहलाता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज ब्रॉडर फ्रेमवर्क विच इंक्लूड ट्रस्टवर्दीनेस, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्शियसनेस एंड इनोवेशन। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जिसके अंदर किसी भी पर्सन की क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, उसकी एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल आता है, कॉन्शियसनेस आती है और उसकी इनोवेशंस आती हैं। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं सेल्फ मैनेजमेंट के? तो नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस, इसका कंपोनेंट है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अपनी एबिलिटीज, अपने गोल्स, वैल्यूज, इन सारी चीजों के बारे में अवेयर होना, वो कहलाता है आपका सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। तो इमोशनल सेल्फ कंट्रोल रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट वंस ओन इमोशन। कोई पर्सन अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाता है, उन्हें कैसे मैनेज कर पाता है, वो जो एबिलिटी होती है वो कहलाती है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके अंदर क्या आता है? डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी आपको कैसे शांत रहना है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नॉट लेटिंग इमोशन डेडिकेट वंस एक्शन और डिसीजन एंड इफेक्टिवली कंट्रोलिंग इम्पल्स और अर्ग्स। किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है और अच्छे से डिसीजन लेना है, वो सारी चीजें इमोशनल सेल्फ कंट्रोल के पार्ट होती हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज।
एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना, ओपन टू चेंज, मतलब चेंजिंग सिचुएशन के साथ अपने आप को किस तरीके से चेंज करना है, वो जो स्किल होती है, एबिलिटी होती है, उसे कहा जाता है एडेप्टेबिलिटी। इट इन्वॉल्व बीइंग रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज के थ्रू अगेंस्ट रिसेप्टिव रहना, मतलब रिस्पॉन्सिव रहना। एम्बेरेसिंग अनफेमिलियर सिचुएशन को एक तरीके से हैंडल करना, टैकल करना। एडजस्टिंग वंस बिहेवियर एंड स्ट्रेटेजी इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन, और नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दूसरे के बिहेवियर और स्ट्रेटेजी के लिए क्या रिस्पॉन्स करना है, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है? एडेप्टेबिलिटी की स्किल कहलाती है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ओरिएंटेशन। तो अचीवमेंट ओरिएंटेशन पर्टेन टू सेटिंग एंड स्ट्राइविंग टुवर्ड चैलेंजिंग गोल्स। चैलेंजिंग गोल्स की तरह को सेट करना और उनको अचीव करने के लिए वर्क करना, वो कहलाता है आपका अचीवमेंट ओरिएंटेशन। इट इन्वॉल्व हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सेल एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव वनसेल्फ। इसके अंदर क्या आता है? अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाना और फिर उसको अचीव करने के लिए उस पर कंटिन्यूअसली वर्क करना, उसे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना। नेक्स्ट है इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिव। इनिशिएट रेफर्स टू द एबिलिटी टू टेक एक्शन एंड सीज अपॉर्चुनिटी। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन लेना और अपॉर्चुनिटी को टैकल कर लेना, एक तरीके से हासिल कर लेना, वो कहलाता है आपका इनिशिएटिव। इट इन्वॉल्व बीइंग प्रोएक्टिव एंड टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन रेदर देन वेटिंग फॉर अदर टू टेल व्हाट टू डू। इसके अंदर क्या होता है? ये एक प्रोएक्टिव इसमें आपको प्रोएक्टिव रहना होता है, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना होता है, अपने अकॉर्डिंग सारे एक्शन लेने होते हैं, ना कि किसी और के बताने पर चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म रिलेट्स टू हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक एंड मेंटेनिंग होपफुलनेस इवन इन चैलेंजिंग और अनसर्टेन सिचुएशन। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे कैसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, अनसर्टेन सिचुएशन हो, फिर भी आपको एक तरीके की होप रखनी है। वो जो एबिलिटी कहलाती है, वो कहलाती है ऑप्टिमिज्म की। इट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग द सेटबैक और फेलियर टेम्परेरी एंड कंट्रोलेबल रेदर देन परमानेंट एंड परवेजिव। ये क्या बताता है? कि जो आपके सेटबैक्स हैं या फेलियर्स हैं आपके, वो टेम्परेरी होते हैं और कंट्रोलेबल होते हैं, ना कि वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट है कि इसकी कंपोनेंट वो है रेजिलेंस। तो रेजिलेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सली। रेजिलेंस क्या एबिलिटी है? ये एक एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपने सेटबैक से या अपने फेलियर से किस तरीके से बाउंस बैक करता है, वो चीज कहलाती है आपकी रेजिलेंस। इट इन्वॉल्व फेसिंग चैलेंजिंग डीलिंग विद स्ट्रेस। इसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेस के साथ डील करना, एक अच्छी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, वो सारी आपकी रेजिलेंस के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है सोशल कॉम्पिटेंसी। तो इट रेफर्स टू द कैपेसिटी फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंटीमेट बॉन्ड विद अदर। ये क्या है? ये एक तरीके की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई पर्सन क्या करता है? दूसरों के साथ बॉन्ड्स को बनाता है और उन्हें सस्टेन मतलब मेंटेन करके रखता है। गेटिंग अलोंग विद अदर एंड एडजस्टिंग अंडर ट्राइंग सोशल सर्कमस्टांसेस। और सोशल सर्कमस्टांसेस के अंदर मतलब हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, उसके अंदर कैसे कॉप अप करना है, कैसे सस्टेन करना है, वो चीज सारी आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी के अंदर आती है। इट रिगार्डेड एज कैपेसिटी फॉर मैनेजिंग सोशल सिचुएशन। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? सोशल सिचुएशंस को मैनेज करने की जो आपकी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो कहलाती है सोशल कॉम्पिटेंसी। सोशल कॉम्पिटेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सोशल स्किल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जो आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी है वो दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, इमोशनल चीजों से भी और सोशल स्किल से भी। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सोशल कॉम्पिटेंसी के? तो सबसे पहला कंपोनेंट है कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग द इशू, कमिंग अप विद नंबर ऑफ गोल्स कनेक्टेड टू इशू, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंसीडरिंग द अल्टरनेटिव एंड कमिंग अप विद द सॉल्यूशन। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? इसके अंदर आप किसी भी इशू को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसको सही करने के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस लाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं मतलब उनका इवैल्यूएशन करते हैं, फिर एक अल्टरनेटिव को चूज करते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रॉब्लम का, ठीक है। वो कहलाती है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी। नेक्स्ट है इमोशनल एबिलिटी। तो इट इनकम्पासेस द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज एज वेल एज वंस ओन इमोशन एंड अदर पीपल्स इमोशन। इमोशनल एबिलिटी क्या होती है? वो एबिलिटी जिसके थ्रू कोई भी पर्सन किसी भी तरीके के वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज को समझ सकता है, किसी भी पर्सन के या खुद के अपने इमोशंस को समझ सकता है और उन्हें हैंडल कर सकता है, वो कहलाती है आपकी इमोशनल एबिलिटीज। नेक्स्ट है बिहेवियरल एबिलिटीज। तो कम्युनिकेशन स्किल द कैपेसिटी टू इनिशिएट अ डिस्कशन। बिहेवियरल एबिलिटी में क्या आता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल आती है, इसके अलावा या कोई भी डिस्कशन को शुरू करने की स्किल आपकी बिहेवियरल एबिलिटी में आती है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इमोशन, द एबिलिटी टू जेंटली इंटरप्रेट अदर्स। और क्या क्या आता है? कम्युनिकेट, अपने इमोशन को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, दूसरों
को एक तरीके से इंटरप्ट करने की, आराम से आप उन्हें मना कर सके किसी चीज के लिए, ऐसी जो सारी स्किल आती हैं वो किस में आती हैं, बिहेवियरल एबिलिटी में आती हैं। एंड द एबिलिटी टू रिफ्रॉम फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड ऑल बिहेवियरल ट्रेट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है सोशल कॉम्पिटेंसी की। तो सबसे पहले आती है आपकी इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप डेवलपमेंट। तो द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन कनेक्शन विद फ्रेंड, इससे क्या होता है, आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, को वर्कर्स के साथ, स्पाउस के साथ, सभी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं सोशल कॉम्पिटेंसी की वजह से। द की एलिमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी दैट सपोर्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लिसनिंग अच्छी होती है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एबिलिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है सक्सेस इन वर्क प्लेस। तो सोशल स्किल आर हाईली रिगार्डेड इन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में सोशल स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। दिस स्किल्स असिस्ट पीपल इन कोलिब्रेटिंग विद कोवर्कर, इससे क्या करते हैं, जो लोग होते हैं मतलब हायर लेवल पर लोग होते हैं, वो कोवर्कर के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर पाते हैं, एक तरीके से बातचीत कर पाते हैं, अच्छे से टीम की फंक्शनिंग हो पाती है और सारे वर्क प्लेस में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट हैगा इमोशनल रेगुलेशन। तो पीपल हु आर सोशली अडेप्ट आर फ्रिक्वेंटली बेटर एट कंट्रोलिंग देयर ओन इमोशन एंड कॉम्प्रिहेंडिंग दोज ऑफ अदर। जो लोग सोशल कॉम्पिटेंसी में अच्छे होते हैं उनकी इमोशंस को भी हैंडल करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, वो अपने इमोशंस को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरे लोगों के इमोशंस को भी एक तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। ड्यू टू देयर इमोशनल इंटेलिजेंस दे आर एबल टू हैंडल स्ट्रेस, अनोयंस एंड डिसएग्रीमेंट इन मोर प्रोडक्टिव वे, और वो क्या कर पाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से अपने स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं, अपने गुस्से को हैंडल कर लेते हैं एक प्रोडक्टिव वे में। ठीक है, नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफन अराइज इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पीपल विद सोशल कॉम्पिटेंसी आर स्किल्ड एट मीडिएटिंग डिस्प्यूट। जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो पर्सनल रिलेशनशिप में भी होते हैं और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी होते हैं। तो जो लोग सोशल कॉम्पिटेंसी में अच्छे होते हैं वो इन डिस्प्यूट को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पार्ट ऑफ बीइंग सोशली कॉम्पिटेंट it having the confidence to state one opinion and feeling, information transmission, decision making and persuasive, all key life skills that must mastered in order to influence other। और क्या करता है, ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देता है। मतलब जिस पर्सन के पास सोशल कॉम्पिटेंट की स्किल होगी वो अपने ओपिनियन को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा, दूसरे लोगों के साथ हैंडल कर पाएगा। ये सारी चीजें आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है हायर वेलबींग। तो स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल आर एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ वेलबींग इन जनरल। जिसकी सोशल स्किल अच्छी होती है उसका अपना रहने का तरीका, वेलबींग का तरीका अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें इसी से एसोसिएटेड होती हैं। फॉर मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस इट्स क्रूशियल टू हैविंग फुलफिलिंग इंटरेक्शन एंड सोशल टाइज। और ये किस चीज में, लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है और सोशल टाइज मतलब लोगों के साथ जुड़े रहने में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है हमें इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी दैट इन्वॉल्व बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद अदर। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है, ये एक तरीके की कॉम्पिटेंसी होती है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपने दूसरे लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाता है। इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ स्किल एंड बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसके अंदर वो सारी स्किल आ जाती हैं जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, कोलैबोरेट कर पाता है और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अगर हमें एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो उसके लिए हमें अच्छा कम्युनिकेशन आना जरूरी है। इट इन्वॉल्व एक्टिवली लिसनिंग टू अदर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, अपने आप के जो भी थॉट्स हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए रिस्पेक्टफुली, एंड बीइंग एबल टू अडेप्ट कम्युनिकेशन स्टाइल टू डिफरेंट इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। और इंडिविजुअल और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बात करने के स्टाइल्स को एक तरीके से अडेप्ट कर पाए, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एम्पैथी इंप्लाइज द प्रोपेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द फीलिंग एंड व्यू ऑफ अदर। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, वो तरीका, किसी इंडिविजुअल की वो स्किल जिसके थ्रू वो दूसरों के थॉट्स को समझ पाए और उनके सामने अपने थॉट्स को एक तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, वो चीज कहलाती है आपकी एम्पैथी। इट इन्वॉल्व बीइंग एबल टू पुट वनसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज एंड रिस्पॉन्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। इसके अंदर क्या करा जाता है, अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखा जाता है और उसके उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। डेवलपिंग एम्पैथी हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट
फोस्टरिंग पॉजिटिव कनेक्शन एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन एन एफिशिएंट एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। इससे क्या होता है, एम्पैथी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, फोस्टर पॉजिटिव कनेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप। क्या बोला है, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है ही, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो स्किल होती है उससे आपकी जो रिलेशनशिप होती है वो अच्छी रहती है। दिस इन्वॉल्व बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, एक्टिव लिसनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एंड सीकिंग विद सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल में, कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझ पाएं, उसे एड्रेस कर पाएं, उसके बाद उसे अच्छे से दूसरे लोगों को भी सुने, उनमें से कॉमन ग्राउंड पर जो गलतियां हैं वो चीज निकालें और उसे सॉल्व करें। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क स्किल आर इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर टुवर्ड्स द गोल। कोलैबोरेशन की और टीम वर्क की स्किल किस लिए जरूरी होती है, दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए जरूरी होती है। दिस इन्वॉल्व बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट आइडिया, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क कोऑपरेटिवली विद अदर। इसके अंदर क्या आता है, अपने आइडिया को बताना, दूसरों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना, उसके बाद कोऑपरेट करके वर्क करना दूसरे लोगों के साथ। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैप्टर। तो ट्रस्ट इज द पिलर ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्डिंग ट्रस्ट इन्वॉल्व बीइंग रिलायबल, ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन वन एक्शन एंड वर्ड। ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, किसी के लिए रिलायबल रहना, ऑनेस्ट रहना, कंसिस्टेंट रहना, किसी के वर्ड्स के लिए, किसी के एक्शन के लिए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व बीइंग एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड फॉलो थ्रू अ कमिटमेंट। और इसके अलावा इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना और कमिटेड रहना, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सोशल अवेयरनेस के बारे में। तो सोशल अवेयरनेस इज इंडीड अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। इट रेफर्स टू द प्रोपेंसिटी टू empathize and comprehend other situation as well as being aware of social dynamics and norms in different situation। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे लोगों की इमोशंस को, बिलीव्स को, वैल्यूज को समझे अच्छे से, वो चीज कहलाती है आपकी सोशल अवेयरनेस। इट इन्वॉल्व बीइंग इन टच विद इमोशनल नीड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। दूसरे लोगों की इमोशनल नीड और पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना। एंड बीइंग एबल टू इवेल्युएट सोशल इंटरेक्शन इफेक्टिवली, और उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना, ये चीज कहलाती है आपकी सोशल अवेयरनेस। फर्दरमोर सोशल अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सोशल अवेयरनेस किस लिए जरूरी है, एक अच्छे कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए जरूरी है। बाय बीइंग अवेयर ऑफ द सोशल डायनेमिक एंड नॉर्म्स इन गिवन कंटेक्स्ट, इंडिविजुअल कैन अडॉप्ट देयर कम्युनिकेशन स्टाइल एंड बिहेवियर टू इंश्योर इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन। अगर किसी पर्सन के पास अच्छी सोशल अवेयरनेस की स्किल होंगी तो वो क्या होगा, अगर आपके आसपास की सोसाइटी में कोई भी चेंज आ रहे हैं नॉर्म्स में या किसी भी चीज में, उनके साथ आप अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे, चेंज हो पाएंगे। इन एडिशन सोशल अवेयरनेस हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा जो सोशल अवेयरनेस होती है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में और सेल्फ अवेयरनेस में भी हेल्प करती है। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट वंस एक्शन वर्ड इम्पैक्ट अदर, ये हमें बताती है कि कैसे किसी और पर्सन के एक्शन या वर्ड दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इंडिविजुअल कैन रिफ्लेक्ट देयर ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं इंडिविजुअल और उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं सोशल अवेयरनेस के थ्रू। नेक्स्ट है ओवरऑल सोशल अवेयरनेस इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। इट इनेबल इंडिविजुअल टू नेविगेट सोशल इंटरेक्शन इफेक्टिवली। अब ओवरऑल देखा जाए तो सोशल अवेयरनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंसी का, जो क्या करता है, दूसरे लोगों के साथ हमें किस तरीके से बातचीत करनी है दूसरे इंडिविजुअल के साथ, ये हमें बताता है। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट सक्सेसफुली, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने में, कनेक्ट होने में हेल्प करता है। एंड प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, और उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। अब बचती है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर मतलब जो 2 टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आपके कोई अगर आएगा तो एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, वरना ये इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में भी नहीं दी, स्टडी मटेरियल में नहीं दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करा जाता है, तो पहला तरीका है द मेयर सोल्वे कैरोजो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे आप कहते हैं MSCEIT। तो दिस इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट दैट मेजर फॉर ब्रांचेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, परसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट थॉट, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशन।
ये क्या है, एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या-क्या मेजर कर लेते हैं, किसी के इमोशन को परसीव कर लेते हैं, उसके इमोशन से के थॉट फैसिलिटेट कर लेते हैं, मतलब उसके इमोशन को समझकर उसके क्या थॉट होंगे ये जान लेते हैं, इमोशंस को समझ लेते हैं और उन्हें मैनेज करवा लेते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल क्वोशंट इन्वेंटरी, जिसे ईक्यूआई कहा जाता है। दिस इज अ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी दैट मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस अक्रॉस 5 कंपोजिट स्केल: सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंटरपर्सनल, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये इमोशनल क्वोशंट इन्वेंटरी क्या है, ये एक तरीके का सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी होती है। इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपना इमोशनल इंटेलिजेंस खुद ही मेजर करता है इन 5 चीजों के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनरी, जिसे आप TEIQE कहते हैं। दिस इज अ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी दैट मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस across 15 facts इंक्लूडिंग इमोशन परसेप्शन, इमोशन एक्सप्रेशन, इमोशन रेगुलेशन एंड एम्पैथी। जैसे ये ऊपर वाला था EQI, वैसे ये TEQI है। इसमें आप क्या 15 तरीके से अपने आप की खुद की पर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस को कोई इंडिविजुअल मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द बार ऑन इमोशनल क्वोशंट इन्वेंटरी, EQI बार, जिसे कहा जाता है। तो ये क्या है, दिस इज अ सेल्फ रेपोर्ट क्वेश्चनरी दैट मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस अक्रॉस 5 स्केल। ये किन 5 स्केल पर मेजर करता है? इंटरपर्सनल पर, एक है इंट्रापर्सनल, एक है इंटरपर्सनल, फिर एबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड जनरल मूड। इन 5 बेसिस पर किसी पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करता है। लास्ट मेथड है द सेल्फ रिपोर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे SREIT कहा जाता है। दिस इज अ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी दैट मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस अक्रॉस 4 डोमेन। ये वाला है, ये 4 डोमेन्स पर मेजर करता है: सेल्फ अवेयरनेस पर, सोशल अवेयरनेस पर, सेल्फ मैनेजमेंट पर एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर, ठीक है। ये हो गए आपके मेजर्स क्या क्या होते हैं। उसके अलावा आपका आएगा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो स्ट्रेटेजीज टू डेवलप एंड इनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इनहांस कर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। तो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर इमोशन। आपको अपने इमोशंस को समझना चाहिए और उनको वो कैसे दूसरे के बिहेवियर को या आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। तब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एम्पैथी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग एंड बी अटेंटिव टू देयर नीड। इसमें क्या करना होता है कि दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव को, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अटेंटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। तो लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट अदर आर सेइंग एंड रिस्पोंड इन वे दैट शो यू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। ये तीसरा तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। कैसे कि दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसे अच्छे से सुने और उसमें वैसे ही रिस्पॉन्स करें कि आप ये समझा जाए कि आप उनके इमोशन, उनकी फीलिंग को अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लर्न टू एक्सप्रेस योर इमोशन इन क्लियर एंड कॉन्साइज वे एंड बी ओपन टू फीडबैक फ्रॉम देम। प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को जो भी आपकी फीलिंग है, अपने इमोशन है, वो अच्छे से बता सकें, इफेक्टिवली बता सकें और उनसे अच्छे से फीडबैक ले सकें। ये आता है प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो लर्न टू मैनेज स्ट्रेस इन हेल्दी वे सच एज थ्रू एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। आपको ये सीखना होगा कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उसके थ्रू आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो लर्न टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे दैट इट रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव एंड दैट टेक इनटू अकाउंट द फीलिंग ऑफ ऑल पार्टी इन्वॉल्व्ड। आपको अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। तो फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट एंड फीलिंग एंड ट्राई टू रिफ्रेम नेगेटिव थॉट इन मोर पॉजिटिव वे। और क्या किस तरीके से आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर सकते हैं? आपकी थिंकिंग आपको चेंज करनी होगी, हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। नेगेटिव चीज भी है अगर उसे, तो उसे भी पॉजिटिव वे में सीखना होगा या समझना होगा। तो वो चीज कहलाती है आपकी प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है सीक फीडबैक। तो आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर ऑन हाउ यू कैन इंप्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरे लोगों से पूछना है कि उन्होंने अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव करा, उसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली सो दैट यू बेटर इक्विप्ड टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन। और क्या आपको अपनी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्थ की केयर करनी है, जिससे क्या कर सकें आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो देखिए यहाँ पर आके ये आपकी चारों यूनिट कंप्लीट हो जाती है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।